Hello students, Namaste to all of you. Thank you for joining me in this lecture. This lecture is all about of current electricity part 2. हमने current electricity का part 1 कर रखा है and this is part 2 of current electricity. इसमें हमारा focus है Ohm's law and resistivity and verification of Ohm's law and then how that mobility क्या होता है, फिर limitation of Ohm's law क्या है एंड देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बड़ा स्मूथ और थोड़ा जल्दी कवर होएगा ये टॉपिक. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए आपने क्लास 10th क्लास का जो इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जरूर देख चुके होंगे. मैंने लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन में भी ये दे रखा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स जो क्लास 10th क्लास का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहां से जरूर आपने देखा होगा. तो चलिए आज हम अपने क्लास 12th क्लास का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके पार्ट 2 लेक्चर में एंटर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. अच्छे तरीके से समझ में आना ही है, नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं बनता. सो लेट्स एंटर इनटू द लेक्चर एंड एंजॉय इट. सो बच्चों, हमारे सामने लाइक दिस इज व्हाट वी आर डूइंग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th का ये यूनिट नंबर 3 है एंड दिस इज जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसका लेक्चर 2 है. आज हमारा फोकस ओम्स लॉ के ऊपर है. रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. लाइक थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं. समथिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए नया है, लाइक वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. फिर ये सब आपके लिए नए रिलेशंस हैं जो कि आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है. दिस थिंग्स आर कम्प्लीटली न्यू फॉर यू और ये सब के सब टॉपिक्स नए हैं. थोड़ा बहुत आप इनके बारे में जानते होंगे और जो मैं ये कहता हूँ कि आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट से इन लेक्चर्स को देख के आइए, इसका मतलब कि मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से वहाँ सब कुछ समझा रखा है. बट स्टिल सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम हियर एंड हम ये जो 1 2 3 4 पढ़ेंगे इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसके बारे में आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट जो 10th क्लास का है वहाँ पे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ. So we know from experimental conclusions, like ओम्स ने इन सारी बातों को समझाने के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और he said that कि from experimental conclusions we know that when ends of conductor attached with terminals of cell or battery then current passes through conductor. यानी कि कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर दें तो कंडक्टर से करंट पास होता है और I प्रोपोर्शनल टू यानी कि जो इसमें करंट पास हो रहा है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन है. ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो ज्यादा करंट पास होता है, कम पोटेंशियल डिफरेंस पे कम करंट मिलता है. सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, राइट. और यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉज, मतलब इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट पास हुआ, तो कॉज पोटेंशियल डिफरेंस है और इफेक्ट क्या है, करंट. सो इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉज. सो इफ द कॉज इज डीपर द इफेक्ट इज मोर बिगर. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि आई प्रोपोर्शनल टू वी. बट हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिखा दिस इंप्लाइज कि v प्रोपोर्शनल टू आई. अगर ये चीज ऐसे है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, v प्रोपोर्शनल टू आई. सो देयरफॉर v इज इक्वल टू आई आर एंड वेयर r इज इक्वल टू v अपॉन i, वेयर r इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस. मैंने आपको 10th क्लास के उस लेक्चर्स में ये समझाने की कोशिश की है कि I प्रोपोर्शनल टू V से ही हमने क्यों नहीं आगे बढ़ने करके रेजिस्टेंस निकाला, V प्रोपोर्शनल टू I से ही क्यों रेजिस्टेंस निकाला जाता है. ये सब मैंने आपको वहाँ ओम्स लॉ में समझा रखा है. सो नाउ R इज इक्वल टू V अपॉन I वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं. सो लुक एट दिस कंडक्टर हैज अ लेंथ L एंड इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये इसका टेम्परेचर T है. तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर के फिजिकल स्टेट्स की बात करें, मतलब उसके लेंथ की बात करें, उसके एरिया की बात करें, उसके टेम्परेचर की बात करें, if physical states of conductor that is length, area of cross section and temperature remain unchanged, अगर physical states of conductor remain unchanged then potential difference applied across ends of conductor, यानी कि जो हमने potential difference लगा रखा है ends of conductor के, potential difference applied across ends of conductor is directly proportional to current passing through conductor, current passing through and its ratio, अगर उनका रेशियो लोगे लाइक v अपॉन आई करोगे एंड इट्स रेशियो रिमेन कांस्टेंट.
सो दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। ये बात आप समझ रहे हैं? ये ऊपर जो मैंने आपको लिख के दिखाया है वो ये क्या बताने की कोशिश की कि ये एक्सपेरिमेंटल है कि भाई अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट पास होता है। तो ये ओम्स लॉ के बारे में है और इसके बारे में मैंने करीब 1 घंटे का लेक्चर आपको 10th क्लास की उस प्लेलिस्ट में दे रखा है, आपने देखा ही होगा। सो दिस इज अबाउट ओम्स लॉ, राइट। नाउ हमारा यहाँ पे इस बात पे फोकस होना चाहिए कि ठीक है, इसको हम वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो है, यानी कि कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करें और उसमें जो पास होने वाला करंट है, वोल्टेज अपॉन करंट के इस रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस बात पे डिपेंड करता है? क्या यहाँ से जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है क्या? क्या आर, इस आर को हम, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो पहली बात तो यही समझ में आना चाहिए कि आर इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इसलिए कहा जा रहा है कि किसी गिवन कंडक्टर ऑफ गिवन साइज के लिए आर इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी कि ये जो कंडक्टर है अगर गिवन साइज का है, गिवन एरिया का है, गिवन टेम्परेचर पे है, तो उसका रेजिस्टेंस बाय कांस्टेंट आ रहा है। इट्स नॉट दैट कि इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ऑल द टाइम। तो दिस फैक्ट वी हैव अंडरस्टूड। दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू कि जो R इज इक्वल टू V अपॉन I जो हमारे पास है, वी हैव R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसमें जो बहुत गौर करने की बात है वो क्या है हमारे लिए कि ठीक है, R इज इक्वल टू VI। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका यूनिट की बात कर लें तो यूनिट इज, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम लोग ओम कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, एंड दिस इज नोन एज ओम। सो दिस इज you so so नंबर 2 इज दैट इसके डायमेंशन की बात कर लें। ये अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भाई व्हाट इज दिस डायमेंशन? तो वोल्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? जूल, और अपॉन कूलम ऐसे लिख देंगे, और यहाँ एम्पियर लिखा हुआ है, एम्पियर। और जूल को हम लोग लिखेंगे ml²t-2, और कूलम को लिखेंगे हम लोग एम्पियर इनटू टाइम, और यहाँ एक एम्पियर है ही। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो इसका डायमेंशन क्या बन गया? ml² and t-3, this t goes up, and now this is a-2। this is the resistance का डायमेंशन हो गया। सो पहला पॉइंट तो ये समझ गया कि इसको यूनिट ओम कहते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं, दिस इज हाउ, राइट, दिस इज ग्रीक लेटर, ये ओमेगा का कट शॉर्ट है, यानी कि ये जो ओमेगा है इसी ओमेगा को हम लोगों ने थोड़ा सा काट करके ऐसे बना दिया है, राइट। इसकी कटिंग कर दी है, और कटिंग करके यानी कि इतना पार्ट हमें यहाँ से ऐसे हटा दिया, ऐसे हटा दिया, और फिर इसको हमने ये बना दिया, यानी कि ओमेगा से ये कन्वर्ट होकर के आया है। बात समझ गए? ओमेगा से ये कन्वर्ट होकर के आया है। सो दिस इज, ये इसका यूनिट हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया। नाउ वी कैन टॉक अबाउट, ठीक है, कि जो ये रेजिस्टेंस है, ये लाइक इस रेजिस्टेंस को कि R डिपेंड्स अपॉन, if somebody says that R depends upon, yeah, does R depend upon, does R depend upon voltage and current, voltage and current? ये सवाल अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, does R depend upon voltage and current, if this is the question, तो answer of this fact is no। आंसर इसका क्या है? ये भाई इस पे डिपेंड नहीं करता। R जो है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो वोल्टेज और करंट के रेशियो से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको वो फॉर्मूला याद है ना, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, हमने पढ़ा था। तो हमने बोला था कि ठीक है, Q मालूम है और वोल्टेज मालूम है, Q की वजह से कितना वोल्टेज है, तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है। यहाँ देखने से जरूर लगता है कि सी क्यू अपॉन वी पे डिपेंड कर, सी क्यू और वी पे डिपेंड करता है, बट इनफैक्ट सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। सी डिपेंड करता है शेप, साइज एंड सराउंडिंग मीडियम के डायरेक्टरी कांस्टेंट पे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी देखने पे लग रहा है कि आर जो है वोल्टेज एंड करंट के रेशियो से आ रहा है, यानी कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है और आई पे डिपेंड करता है। ये गलतफहमी पाने की जरूरत नहीं है। ये कहना है कि वोल्टेज अगर दे रखा है और उसमें करंट मालूम है तो हम वोल्टेज अपॉन करंट से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके वोल्टेज पे या उस पे पास होने वाले करंट पे डिपेंड नहीं करता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी यहाँ पे। नाउ द अगला पॉइंट इज
कि फिर अगर आर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता देन आर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, आर डिपेंड्स अपॉन, तो ये किन बातों पे डिपेंड करता है? सो नंबर वन दैट इज लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। फिर ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और फिर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर वाला इशू थोड़े से बाद में ले लेंगे, पहले हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि अब जैसा कि हमने ये कंडक्टर देखा है और हमें पता है, हमें पता है कि अगर एक कंडक्टर हमने कुछ इस तरीके से लिया और हमने ऐसे समझ लिया। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल, मैं आपको ये चीज यहीं पे समझा देना चाहता हूँ कि जो रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पे। देखो, अगर मान लिया जाए आपको कोई ये एक रास्ता दे रखा है और इस रास्ते पे आपको किसी ने बोला कि बेटा आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए किसी ने आपको मोटिवेशन दिया, तो इस मोटिवेशन से आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए। आपको बेसिकली एक बात मालूम है ना कि कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स भी होते हैं। यू नो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन भी होता है, और वो क्या कॉज करता है, दैट कॉज हिंड्रेंस। तो अगर एक ये वोल्टेज, जितने वोल्टेज की ये बैटरी है, इस वोल्टेज को अगर हमने 5 वोल्ट कह दिया और यहाँ भी 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो अगर मैं इस 5 वोल्ट की बैटरी को बोलूँ कि आप इससे करंट को पास कराओ और इस 5 वोल्ट को बोलूँ कि यहाँ से करंट पास कराओ, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन, ये 5 वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो इसमें जो उसके हिंड्रेंसेस होंगे, क्योंकि रास्ता की जो चौड़ाई यहाँ पे है और जो चौड़ाई यहाँ पे, दोनों जगह एरिया सेम है, A1 एंड A1 है, बट यहाँ पे रास्ते की लंबाई बहुत ज्यादा है और यहाँ रास्ते की लंबाई सेम कम है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास कराया जाएगा तो इसको जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे टोटल हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे रुकावट इस रास्ते के कंपेरिजन क्या होगा, लंबा होगा। तो जितना लंबा रास्ता होगा उसमें आपको हिंड्रेंसेस टोटल जो अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे हिंड्रेंसेस कम होगा। तो हिंड्रेंसेस जो है उसी को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं ना भाई। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो हम लोग रेजिस्टेंस को लाइक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द हिंड्रेंस, इट इज द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, hindrance offered, it is the hindrance offered, it is the hindrance offered to flow of electrons, flow of electrons due to its collision, due to its collision with various entity, various entity in path, entity, various entity in path. क्या लिखा मैंने? It is the hindrance offered to flow of electrons to due to its collision with various entity in path. तो रास्ते में जो लोगों के साथ वो कोलाइड करता है, right, it is the total hindrance, it is the total hindrance offered to flow of electrons due to its collision with various entity in path. तो अगर यहाँ से लेके जाओगे तो जो टोटल एंटिटी यहाँ मिलेगा और जो टोटल एंटिटी यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ का रेजिस्टेंस होगा और यहाँ का रेजिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। सो R is proportional to length, R is proportional to length, that is something basic जो हमें समझना चाहिए। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ लेंथ L2 है, यहाँ भी लेंथ L2 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है। तो अगर आप सेम वोल्टेज सप्लाई अगर लगा दोगे, वी जो 5 वोल्ट आपने यहाँ लगा रखा था, अगर यहाँ पे भी वही 5 वोल्ट लगाओगे आप, तो उस केस में इस 5 वोल्ट से जो इसमें करंट पास हो रहा होगा, आपको नहीं लगता है कि अब थोड़ा रास्ता क्या हो गया, चौड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन करने के चांसेस थोड़े क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि अगर रास्ता थोड़ा चौड़ा हो जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का पास करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यानी कि लंबाई तो जितनी यहाँ पे है उतनी ही है,
राइट, इन दोनों में। बट यहाँ पे ये थोड़ा सकरा है और यहाँ पे ये थोड़ा फैला हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा आसानी से हो पाता है, यानी कि यहाँ पे हिंड्रेंस थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा होगा तो हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि फ्लो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। सो देयरफॉर आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम लोगों ने इस पेज पे ओम्स लॉ के बारे में बात की, और इस पेज पे हम लोग ने समझ लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द टोटल हिंड्रेंस ऑफर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इट्स कोलिजन विद वेरियस एंटिटी इन पाथ। रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका ये यूनिट होता है, ये इसका डायमेंशन होता है। आर डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड करंट। ऐसा लगता है कि डिपेंड कर रहा, बट है नहीं। हाँ, दैट इज ओके, आई मीन बट आप आर को वोल्टेज अपॉन करंट के रेशियो से निकाल सकते जरूर हैं, राइट। आर किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये दो बात तो आप समझ गए। अभी हम इन्हीं दो बातों को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ क्या मिला, आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर इन दोनों को एक साथ, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी, अगर ऐसे ले लें, तो बाय ए एंड बी व्हाट वी कैन सी, बाय ए एंड बी वी कैन से दैट कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। सो दिस आर इज इक्वल टू वी राइट, फिर यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी है, तो उसको हटा करके हमने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये रखा और उसको एल बाय ए कह दिया। बोला कि जो ये है, दिस इज रो, ग्रीक लेटर है ये रो, एंड दिस रिप्रेजेंट्स resistivity resistivity of material resistivity of material of conductor, यानी कि जिस पर्टिकुलर मटेरियल का है, लाइक मैग्नीन है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, क्या है भाई, तो दैट इज व्हाट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, या इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। वी कॉल इट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो मतलब क्या कहने का है कि डेफिनेटली अगर आपने ये कॉपर लिया है, यहाँ पे कॉपर लिया और यहाँ पे कॉपर लिया है, तो कॉपर लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होगा, सेम होगा। अब एक कॉपर ले लो और एक दूसरा एल्युमिनियम ले लो, तो एल्युमिनियम के अंदर फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम होंगे कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो से करंट जो बनेगा वो क्या होगा, कम बनेगा। So that is what the point we are trying to talk about कि आप R is proportional to L और R inversely proportional to A है, R is equal to rho L by A है, तो इस rho को क्या कहेंगे, resistivity of material of conductor, यानी कि ये उसका करेक्टर है, उसकी एबिलिटी है, यानी कि वो मटेरियल कितना अपोज करता है। यानी कि अगर आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, लाइक इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, सिंस R इज इक्वल टू आपने रो L बाई ए लिख दिया, तो अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल लिख सकते हैं आप, यस। एंड इफ A इज इक्वल टू 1, if A is equal to 1 and L is equal to 1, right, 1 unit और 1 यूनिट लिख दिया, 1 U मतलब क्यूबिक यूनिट है, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट मतलब मीटर में और समथिंग लाइक दैट। तो यहां से आपको क्या मिला उस केस में, इफ यू डू इट लाइक दिस, तो अगर आपने ऐसे कह दिया कि आर, तो यहां से रो इज इक्वल टू कितना आ गया, आर के बराबर आ गया। अब ये क्या समझ में आया कि एक ऐसा मटेरियल जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो और जिसका लेंथ भी कितना हो, 1 हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उस मटेरियल का करेक्टर माना जाएगा। तो मतलब आपसे ये कहने की कोशिश हो रही है कि हाँ जी, अगर आप एक कंडक्टर मान लीजिए कि ये 1 मीटर लेंथ का है, और आप कहिए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट, ये भी 1 मीटर स्क्वायर का है, यानी कि ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो अब अगर आपने सपोज कर लो, ये एल्युमिनियम भी हो सकता है, ये सिल्वर भी हो सकता है, ये कॉपर भी हो सकता है, ये गोल्ड भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। तो आप अगर अलग अलग, आयरन भी हो सकता है, तो अगर आप आयरन का 1 मीटर का लेंथ ले लीजिए और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन ले लीजिए और उसको आप किसी बैटरी से जोड़ दीजिए, तो आपको नहीं लगता है कि उसमें जो करंट पास होगा, सिल्वर के केस में जो पास होगा, कॉपर के केस में जो पास होगा, गोल्ड में जो पास होगा, वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो भाई
इसका मतलब कि वो मटेरियल का स्पेसिफिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। भाई वाई आयरन, आयरन का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का, आपने सबका 1 मीटर लेंथ ले लिया और सबका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, सबको सेम वोल्टेज से जोड़ दिया और सब में करंट अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो उस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी कही जाएगी। सो आर रो इज इक्वल टू आर, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, resistivity of a material, resistivity 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 of a material, of a material resistivity of a material is the characteristics, is the characteristics of that material, of that material, of that material, which is numerically equal to, which is numerically equal to, ये मत समझ लेना कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों सेम होते हैं। यहाँ से L को 1, A को 1 रखने पे ये इसके बराबर है, तो ये न्यूमेरिकली बराबर हो रहा है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मटेरियल व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू resistance of resistance of that material, resistance of that material, that material of unit length, of unit length, unit length having unit cross section area, having unit cross section area, cross section. So okay, now तो उस केस में रो जो है आर ए बाई एल है, तो अगर आपका यूनिट लिखा जाए, लाइक अगर आपको बोला जाए यूनिट क्या होगा इसका, सो इफ यू टॉक अबाउट यूनिट, सो दिस इज ओम एंड दिस इज मीटर स्क्वायर एंड दिस इज नीचे से मीटर हो गया, राइट। अब इसको काट पीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। सो दिस इज इट्स यूनिट। और इसका डायमेंशन लिखने की बात करोगे, इंपॉर्टेंट है अब ये सब कुछ, यू नो। तो ओम का तो आपने अभी अभी लिखा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2, दिस इज एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 एंड दिस इज ए का पावर -2। तो ओम मीटर यानी कि एल का पावर एक बढ़ेगा, यानी कि एम एल का पावर ml3, व्हाट दिस इज गोइंग टू बी देयर, ml3 t -3 a -2, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये क्या बन गया, डायमेंशन बन गया रेजिस्टिविटी का। और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं भाई, कि उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ले लिया तो वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे और एरिया पे उसका एक छोटा सा लॉजिक समझा कि वो इस पे क्यों डिपेंड करता है, एंड हमने रेजिस्टिविटी क्या होता है हमने इसके बारे में पढ़ ली। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, या उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। नाउ वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि ठीक है, आर इज इक्वल टू, सिंस आर इज इक्वल टू आपने बोला रो एल बाई ए होगा, ओके फाइन। इफ आई से दैट, अगर इसको ऐसे लिख दे 1/रो इज इक्वल टू 1/रो, यानी कि उल्टा कर दिया जाए, यानी यहां से आपने क्या देखा था, आर ए बाई एल इज इक्वल टू दिस इज, सो 1/रो क्या होगा, तो दिस इज एल अपॉन आर अपॉन ए। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बड़ा कॉमन सेंस की बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपसे ये कहूं कि अगर, अच्छा 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 होगा या नहीं होगा। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यस। सो इसको मतलब आपको मालूम है ना कि हम लोग 3 और 1/3 को क्या कहते हैं, 3 और 1/3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चूंकि आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, दैट इज व्हाट यू हैव कम टू नो इन मैथमेटिक्स, ओके फाइन। नाउ द पॉइंट इज कि अगर किसी कंडक्टर में आपने कोई बैटरी अटैच करके आपने उसमें करंट पास करने की कोशिश की, यू वांटेड टू पास करंट, करेक्ट। तो आपने करंट पास करने की कोशिश की, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट, और बोला इस रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, करेक्ट। इसका मतलब कि अगर हमने कहा कि 10 वोल्ट हमने लगाया और 2 एम्पियर का करंट पास हुआ, तो भैया 5 ओम का रेजिस्टेंस माना जाएगा, 10 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर इज 5 ओम,
का रेजिस्टेंस माना जाएगा। सो बेसिकली यू आर मेजरिंग व्हाट, कि इतना हिंड्रेंस है, तो भाई रुकावट इतनी है, तो फ्लो कितना है, करंट कितना माना जाएगा, कंडक्टेंस कितना माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपने वोल्टेज अपॉन करंट से रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आई अपॉन वी भी कुछ होगा कि नहीं होगा। वोल्टेज अपॉन करंट से क्या मेजर किया, रेजिस्टेंस मेजर किया, तो आई अपॉन वी से क्या मेजर होगा, यानी कि इतना करंट पास हो रहा है इतने वोल्टेज पे। तो एक तरीके से हम ये कह रहे हैं, आप ऐसे समझना कि सपोज कर लो किसी बंदे को आपने 10 रुपया दिया, 10 रुपीज यू हैव प्रोवाइडेड, और वो 10 रुपया देने पे सिर्फ आपके लिए कोई 2 वर्क करके लेके आता है, 2 वर्क ही डज, तो यू से दैट 10 रुपीज अपॉन 2 वर्क, दैट कम्स आउट 5 रुपीज पर वर्क। यानी कि यहाँ पे रुपया का इंपॉर्टेंस दिया गया, यानी कि 5 रुपया दोगे तो 1 वर्क होएगा। सो मनी इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर in, right, and that is deciding कि money per work is this. Now if I say that कि थोड़ा ऐसे पढ़ो इसी चीज को, 2 work upon 10 रुपीज करो, तो अब ये क्या आएगा जी, 1/5 वर्क पर रुपीज। ये क्या मतलब है, यानी 1 वर्क करने के लिए 5 रुपये। बात तो सेम है, लेकिन अब अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इस 5 और 1/5 को, तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। 10 रुपीज अपॉन 2 वर्क, दैट इज 5 रुपीज पर वर्क, एंड 2 वर्क अपॉन 10 रुपीज, दैट इज 1/5 वर्क पर रुपीज। यानी 1 रुपया में कितना काम हो पा रहा है आपका। सो नाउ योर वर्क बिकम हियर द मनी बिकम्स इंपॉर्टेंट। यू आर सेइंग 5 रुपया में 1 वर्क होता है, हियर यू आर सेइंग 1 रुपये में कितना वर्क होता है। सो योर वर्क बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज अपॉन करंट के रेशियो को आपने हिंड्रेंस कहा है, रुकावट कहा है, तो करंट अपॉन वोल्टेज के रेशियो को क्या कहेंगे आप, रुकावट तो नहीं कहेंगे आप, यानी कि कितना हद तक फ्लो हो पा रहा है। इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। बच्चा अभी मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई कि देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो हम लोग यहीं पे क्यों नहीं इसको आर लिखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ लिखते, यानी कि आई इज इक्वल टू आर इंटू वी लिखते और फिर आर इज इक्वल टू आई अपॉन वी करते, तो ये तो कंडक्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आप पढ़ना चाह रहे हैं रेजिस्टेंस, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो यानी कि आई इज इक्वल टू आपको कुछ लिखना है तो ये नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा आई इज इक्वल टू सी वी एंड दैट सी इज इक्वल टू आई अपॉन वी। तो ये वाला पॉइंट सही होगा। यहाँ पे C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C इज कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/R है। तो इसीलिए चूंकि हम रेजिस्टेंस पे पढ़ना चाह रहे हैं, फोकस हम रुकावट कितना हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए I प्रोपोर्शनल टू V तो होता है। तो हमने अगला स्टेप ले करके और फिर यहाँ से पढ़ करके स्टार्ट किया इस बात को। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख करके रखेंगे तो वो कंडक्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो ये बात मैंने आपको यहाँ समझा दी है। सो नाउ हियर व्हाट आई सेड दैट कि ये बैकग्राउंड मैंने यूज किया उस लॉजिक को समझाने के लिए। तो अगर a 1 by rho like r a by l is rho, so 1 by rho that is l by r a, राइट। और इस केस में हम 1 by rho को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंडक्टिविटी, वी कॉल इट कंडक्टिविटी। जैसे ये रेजिस्टिविटी था तो 1 by rho क्या होगा, कंडक्टिविटी। इसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहेंगे, और दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर ए आ गया हमारे पास, दैट्स ओके। तो इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय सिग्मा, दिस इज आवर सिग्मा। सो द सिग्मा इज इक्वल टू वी हैव गॉट एल अपॉन आर ए, इज दैट ओके नाउ। सो इट्स, अब सिग्मा की यूनिट की बात कर लें, इसके यूनिट की बात कर लें, यूनिट ऑफ सिग्मा की बात करें तो वो क्या होगा जी। सो यू आर गोइंग टू राइट नाउ मीटर and this is what, ohm, and this is ohm, and this is meter square. So basically you know this will come out 1 by ohm meter, and this is now ohm inverse meter inverse, meter inverse। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ओम को इनवर्स को लोग ऐसे भी लिख देते हैं, MHO भी लिख लेते हैं, मीटर इनवर्स है तो इसको मो पर मीटर भी लिखा जा सकता है, राइट। ये जो ओम इनवर्स है इसको हम लोग जॉर्ज साइमन ओम में, साइमन
के नाम से हम लोग भी जानते हैं। ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, तो इसको साइमन पर मीटर भी कहा जाता है। तो दिस समटाइम इज साइमन पर मीटर, ये भी यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, आपको बता दिया। आजकल कोई ज्यादा जिक्र नहीं होता है इसमें। सो नाउ नाउ द पॉइंट इज कि ठीक है, यूनिट ऑफ सिग्मा निकाल लिया आपने, तो इसका डायमेंशन क्या होगा जी? यूनिट ऑफ सिग्मा का लाइक सॉरी, डायमेंशन ऑफ सिग्मा की बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा की बात करोगे तो क्या करना है आपको, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो आपने रो का निकाला है दिस, तो सिग्मा क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल। तो आपको क्या करना है नाउ? m माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी का प्लस थ्री और ए का प्लस टू, दैट इज व्हाट गोइंग टू बी देयर। m माइनस वन, एल माइनस थ्री, टी का प्लस टू एंड एक मिनट, या दिस इज प्लस टू और ए का पावर यहाँ पे प्लस टू और ए का पावर प्लस टू। सो दिस इज व्हाट द डायमेंशन वी हैव गॉट इट। तो अब हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। दीज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आर और रो एक दूसरे के न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। आर इज नेवर इक्वल टू रो, क्योंकि आर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी की बात करता है और रो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी की बात करता है। तो हम लोग जरा यहाँ पे चलते हैं। तो हमने ओम्स लॉ के बारे में बात कर ली, लाइक आई शुड से हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, दिस वी हैव डन। तो ये एक तरीके से हमने ब्रीफ स्टडी कर लिया है इनके बारे में। और अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू लाइक वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, और ये इसके बारे में हम लोग बात करने चलेंगे। और अभी तक मैंने आपको यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके बारे में कुछ खास जिक्र नहीं किया है। विल डू इट, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग करते हैं, आप करेंगे इसके बारे में बात। नाउ द पॉइंट इज कि जरा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ की बात करते हैं। लाइक क्या मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, राइट। वी विल लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के साथ आपको ये कुछ नए रिलेशंस भी सीखने पड़ेंगे, 5, 6, 7, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। सो नाउ वी टेक अ कंडक्टर ओवर हियर, यहाँ ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, और ये इसका वोल्टेज। अब आपको समझना है बहुत बेसिक बात। वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट current passing current passing through conductor is due to drifting of free electrons free motivated electrons। क्या लिख दिया? मोटिवेटेड फ्री मोटिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है भाई इस मोटिवेटेड वर्ड डालने का? कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स मोटिवेट हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, मतलब उनका रैंडमनेस खत्म हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं, इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग, यहाँ इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग, तो उसको आप क्या कहेंगे? मोटिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स। मोटिवेटेड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और लिखा है their randomness is their randomness has disappeared, भाई वो खत्म हो गया। appeared due to attachment with source, due to attachment with source से जुड़ने के वजह से उसका randomness खत्म हो गया। तो ये motivated electron। So we know that current passing through conductor is due to drifting of free motivated electrons, correct? We also know that what I is equal to n e a v d, ये पढ़ा है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, करेक्ट? So I is equal to n e a v d, where what is n? So n is number of free electrons
electrons per unit volume of conductor, यानी कि कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो है ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज बेसिक थिंग वी नो अबाउट इट. वी ऑल्सो नो दैट, हमें ये भी पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में, वी ऑल्सो नो दैट जो ये वीडी है ये क्या होता है. दिस इज एक्सेलरेशन इनटू टाउ, और एक्सेलरेशन क्या होता है जी, दैट इज फोर्स ई ए ई दिस, यानी कि ये फोर्स वेक्टर का मॉड अपॉन दिस मास, और दैट इज एक्सेलरेशन, और इसमें टाउ एवरेज लिया गया था. यस, सो न्यूमेरिकली स्पीकिंग यानी कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अपॉन दिस एम एंड दिस इज टाउ एवरेज. टाउ एवरेज, अब ये टाउ एवरेज को बार बार लिखा नहीं जाएगा, आप टाउ समझेंगे तो टाउ आपको पता है कि दिस टाउ एवरेज दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या होता है ये आपको पढ़ा दिया गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, that has been taught you in the next class. तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख लें, दिस Vd is equal to E by m into tau. Can we write this or not? Definitely we can write. तो चलो भाई, आपके पास Vd भी आ गया. अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आपने बोला Vd is equal to Vd is equal to, ये रिजल्ट लिख दिया आपने, एंड दिस इज ये आपने ऐसे लिखा और ऐसे लिख दिया, आई मीन दिस इज Vd is equal to, आपने ये रिजल्ट लिख दिया. अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमें और क्या सीखने को मिल सकता है यहाँ पे. तो जरा यहाँ पे ये जो E आपने लिखा है, जो E लिखा था आपने यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दिस इलेक्ट्रिक E इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, यानी कि V वोल्टेज लगा रखा है, L लेंथ है, E is equal to can be written as V by L. So this implies this Vd can be written as E, that is V upon M, और यहाँ एक L आ गया और into tau. Drift velocity can be written like this, correct? So इसको आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लीजिए. दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2, राइट, और इट्स बेटर कि यू टेक दिस एज ए इक्वेशन 2. अब अगर इस Vd का ये जो डाटा है इसमें उठा के आप डाल दें, पुटिंग सॉरी इसको B मान लीजिए, दिस इज A एंड दिस इज B, putting value of Vd from B to A इक्वेशन का. तो अगली पेज पे चले हम, तो हमारे पास क्या हुआ, I इज इक्वल टू एम ई ए, और Vd की जगह पे लिखेंगे हम क्या, सो E V अपॉन एम एल एंड टाउ, दैट इज व्हाट. अब आपने बोला ना कि टाउ एवरेज को बार बार नहीं लिखेंगे, टाउ लिख लिया, ये लिख दिया आपने. तो अब आप देखो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, दिस इज एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए, एंड n e square a, and now if you look at, this is m and this is L, or this is V and this is tau. This V is voltage and this is I. अब अगला स्टेप अगर हम देखें यहाँ पे, so can we write from here, this is m L upon, right, अच्छा, yeah, yes, m L. अब इससे अलग अलग वर्जन हम लोग अलग अलग चीज जाएंगे, यहाँ से देखते हैं जरा, m L अपॉन n e स्क्वायर a टाउ ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, V अपॉन आई मिलेगा, करेक्ट. और V अपॉन आई क्या होता है, व्हाट इज दिस V अपॉन आई, इज रेजिस्टेंस. सो दिस V अपॉन आई इज, वी आर गेटिंग एम एल अपॉन फिलहाल एन ई स्क्वायर ए टाउ. अब इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता ही दिया गया, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और n और टाउ के बारे में हमने जिक्र यहाँ पे कर ही दिया, n और टाउ, और L और A के बारे में हमें पता ही है. तो अब जरा देखो कि जो V अपॉन आई का रेशियो है, V अपॉन आई का जो रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डोंट यू फाइंड दैट दिस V अपॉन आई is proportional to L, 1.
and V upon I is proportional to 1 by A। यहाँ से ये भी दिख रहा है, क्योंकि देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। और अगर हम यहीं पे एक बात और करें कि जो n है हमारा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल है, ये या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल समझना है आपको। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, n कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल है। भाई जिस मेटल की बात कर रहे हैं वो उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये उस मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मास कांस्टेंट हो गया, ई कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट ही मान लो गिवन मेटल के लिए। तो अब आपके लिए यहाँ पे बेसिकली एक रिजल्ट क्या आ रहा है, V upon I is, I mean, can we say that this is proportional to L, A and tau? हम इसको ऐसे लिख दें, भाई मास कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और वो उस मेटल के लिए एन भी कांस्टेंट है। सो V upon I का रेशियो इज लाइक दिस, यानी कि V upon I प्रोपोर्शनल टू L एंड V upon I प्रोपोर्शनल टू 1 by A। और यहां से ये भी दिख रहा है and also that V upon I is proportional to 1 by tau। अब ये टाउ वाला मैटर थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल हमारा फोकस इन बातों पे। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि V upon I लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V upon I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। So now we say that this R is equal to ml upon n e square a tau, and this implies that R proportional to L and R proportional to this and R proportional to 1 by tau। तो हमने यहाँ पे जब ये सॉल्व कर रहे थे तो हमने इस जगह पे कहीं पे रेजिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र किया नहीं किया ना, हमने तो सीधा सीधा कि ये भाई कंडक्टर है, इसको अप्लाई किया, इसमें करंट पास होता है, करंट ड्यू टू ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे करंट जो ड्रिफ्ट होता है, आई मीन ड्रिफ्टेड करंट ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये उनके बीच का रिलेशनशिप है। और वीडी के बारे में हमने पढ़ा है, तो आपने इन इक्वेशंस के साथ खेलते हुए आप यहाँ पहुंच गए। सो दिस इज मैथमेटिकली जस्टिफाइड कि जो आप कहते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि जो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो लिया जाए तो वो वोल्टेज और करंट का रेशियो जो लिया जाए दैट विल कम एज अ कांस्टेंट। नाउ लुक एट दिस हियर, आई एम सेइंग दैट इफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर, that is length, area of cross section and temperature, remain unchanged, then potential difference applied across ends of conductor is directly proportional to current passing through and its ratio, किसका, voltage and current का, and its ratio remain। तो इसका मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है कि अगर if L, A and temperature remain constant, then V upon I has to be constant, and this is verification of Ohm's law। So Ohm's law verified, Ohm's law verified, यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे, what you have done here, कि भाई ये सब कुछ लिख करके आए और बोले कि देखो L को M N E ये तो कांस्टेंट रहेगा, M कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, गिवन मेटल के लिए N कांस्टेंट है। अब अगर उस मेटल का लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो तो V अपॉन I क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ओम्स लॉ का यही स्टेटमेंट है, यानी कि ओम्स लॉ इज वेरीफाइड, यहाँ पे वेरीफाइड हो जा रहा है इस तरीके से। और यहां से हमने ये देखा कि जो R है वो R प्रोपोर्शनल टू L और दिस, ये बात बिल्कुल दावे की तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है जी। अब ये R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाउ, ये क्या मसला है, हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। विल जस्ट गो फॉरवर्ड एंड विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे ओम्स लॉ तो वेरीफाइड हो गया, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ हम पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया हमारे पास। नाउ द टेक अवे इज व्हाट इज द टेक अवे हियर, व्हाट इज द टेक अवे। तो यहाँ पे टेक अवे देखो तो क्या मिलेगा हमारे को, लुक एट दिस हियर,
इस रिजल्ट को अगले पेज पे ले जाके इसको थोड़ा डायग्नोसिस करते हैं इसका। सो वी नो दैट v अपॉन आई हमारे पास v अपॉन आई इज इक्वल टू वी आर गेटिंग m l n e square a tau. That is what we have got it. Yes. And यहाँ पे this is r and यहाँ पे m को ऐसे ही रहने दो, n को ऐसे ही रहने दो, e स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और टाउ को भी ऐसे रहने दो। इन सबको एक ब्रैकेट में रख दो और फिर इंटू l बाई a कर दो। बट वी नो दैट what r is equal to रो l बाई a होता है भाई, यानी कि रो इज व्हाट, अगर इनको कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशंस को, देयरफॉर रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। यानी कि किसी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, हम लोग कहते थे ना कि किसी भी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो उस मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मटेरियल। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज उसका n और उसका टेम्परेचर की बात हो रही है। सो दिस रो इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ मिल रहा है। और m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि रो डिपेंड्स अपॉन दिस n एंड टाउ। So this implies rho depends upon n and tau. तो जिन बच्चों ने लेक्चर बीच में छोड़ दिया ये सोच करके कि यार ये सब कुछ आता है, वो फंस गया। अब यहाँ पे तो ये सब नई चीजें आ गई, और इसलिए मैंने आपको इन द वेरी बिगनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है ये जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं दिस आर वेरी न्यू थिंग। ये तो आप जानते हैं, बट अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में भी अब बहुत अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं। दिस इज समथिंग, यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है, यानी हम इसकी बात करने जा रहे हैं, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। सो नाउ लुक एट दिस हियर। तो व्हाट आई सेड दैट कि रो इज इक्वल टू m n e स्क्वायर टाउ। रो डिपेंड्स अपॉन n एंड टाउ, वेयर n इज व्हाट, number of free electrons per unit volume of given metal, भाई किसी मेटल का, राइट। और टाउ क्या है यहाँ पे? टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो टाउ इस बात पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ एक और बात अगर हम यहां से सीखना चाहें, सो आइडिया इज दैट कि अगर आप लुक एट दिस हियर कि रो के बारे में आपने ये पॉइंट लिख दिया कि भाई m अपॉन n e स्क्वायर टाउ हो गया, तो सिंस रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, देन सिग्मा क्या होता है? 1 बाई रो होता है। सो दिस इज व्हाट गोइंग टू बी देयर नाउ, n e स्क्वायर टाउ अपॉन m, यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई? n e स्क्वायर टाउ अपॉन m आ गया। तो ये दो रिजल्ट आपको, यानी कि किसी मेटल की कंडक्टिविटी निकालनी है, वो क्या होगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, जहाँ पे एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टाउ लिखा हुआ है। तो आपको मैंने ये दो रिजल्ट भी यहाँ पे ले जा करके दिखा रहा हूं मैं, दिस वी हैव डन, दिस वी हैव अंडरस्टूड, दिस और दिस। अब अबे इस रिजल्ट के बारे में जरा बात करना है कि 6 नंबर वाला पॉइंट है, इसको भी समझना है। तो देखिए वो कैसे हम लोग पहुंच रहे हैं। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप जरा सा भी अगर लेजी होंगे तो काम खराब हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस हियर, आपको लेके चलो अगेन, लाइक सिंस v अपॉन आई, या मैं इसको v अपॉन एल कर देता हूँ, इस एल को इधर लेके आता हूँ, v अपॉन एल इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग m, दिस इज n e स्क्वायर टाउ, ऐसे लिखता हूँ मैं, m n e स्क्वायर टाउ into 1 by a, और this I have taken here, इस I को यहाँ रख लेता हूँ, यानी कि I am just eyeing on this, यहां से उठा के ऐसे है, तो V by L, और ऐसे लिख सकते हैं, that's very correct। और V by L क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड दिस m अपॉन n e स्क्वायर टाउ आपके पास तो है ही,
ये क्या है, रो, so this is rho, and this is what, 1 by a into I. इसको क्या लिख सकते हैं, I upon a लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी शायद, यानी कि दिस इज V by L को हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये लिख दिया, इसको लिख दिया रो, इसको हमने लिख दिया रो, और इसको लिख दिया I upon a, और अगले स्टेप में दिस इंप्लाइज E is equal to rho by J, rho into J, and this further implies that this E can be written as J upon sigma, and this also says that the sigma can be written as J upon E. ये जो रिलेशनशिप आपने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी कम इंपॉर्टेंस नहीं देना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट होता है कंडक्टर के अंदर, और जे करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन सेम होता है। तो ये ध्यान रखना कि दिस ई वेक्टर कैन बी रिटन एज जे वेक्टर, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो दिस विल बी रिटन एज ई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर अपॉन सिग्मा, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बन जाएगा। दिस विल बी लाइक दिस ई वेक्टर कैन बी रिटन एज रो जे करंट डेंसिटी। ध्यान से सीखना है आपको कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां पे जो करंट डेंसिटी है और जो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, वो आपस में ऐसे रिलेटेड है। इट्स अ वेरी, ये जो छोटे छोटे फॉर्मूला दिखा रहे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल फॉर्मूला हैं, जो अभी शॉर्टर वर्जन में आपके सामने है, ये आगे बड़े काम की चीज है। सो नाउ वी नो व्हाट इज दिस रिलेशनशिप, कैसे ये रिलेशनशिप आया, ये सारी बात आप समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि somebody says that कि कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशंस निकाल दो, और रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो, तो ये रिजल्ट आपके सामने इस तरीके से मौजूद है। सो वी नो व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी। अब हम आपको अभी तक इस टाउ के बारे में, यहाँ पे जो ये रेजिस्टिविटी में आ रहा है, मैंने बोला रो डिपेंड्स अपॉन एन एंड टाउ, एंड एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन मेटल, एंड टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इस टाउ का क्या रोल है यहाँ पे, यानी कि रो कहीं ना कहीं एन पे और टाउ पे डिपेंड करता है। यानी कि एक मेटल के बजाय दूसरे मेटल में जाएंगे तो एन तो बदल जाएगा। सपोज करो इफ यू टेक टू डिफरेंट मेटल्स, अब मैं इस चीज पे डिस्कशन कर रहा हूँ, और आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पेज। आई एम सेइंग दैट यू हैव वन मेटल ओवर हियर, राइट। फिर यहाँ पे आपने सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे करते हुए एक दूसरा ले लिया आपने। लेट सपोज ये कॉपर है और ये सिल्वर ले लिया आपने, राइट। अब इन दोनों का एन, इसका एन कॉपर कुछ और होगा, इसका एन सिल्वर कुछ और होगा, यस। और आपने बोला कि इन दोनों मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ पे डिपेंड करता है। तो आपने बोला रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टिविटी है। दिस इज व्हाट द रेजिस्टिविटी है। तो सर इन दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी में डिफरेंस सिर्फ एन के वजह से जो होना है वो तो यहाँ हो गया। अगर मैंने बोला कि ये है टेम्परेचर टी नॉट पे और ये भी टेम्परेचर टी नॉट पे, दोनों का टेम्परेचर टी नॉट और टी नॉट पे है, तो उस केस में जो रो होगा वो डिफरेंस होगा, इन दोनों के रो में डिफरेंस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ एन। सो दिस टाउ का जो टाउ है, यानी कि यहाँ पे एक बात ये कहने की कोशिश हो रही है कि जो टाउ है, टाउ दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। तो हम लोग जो ये टाइटल पढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस बताओ, तो एन पे तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, तो मेटल जैसे ही आपने एक फिक्स ले लिया तो उस वहां पे तो भाई, लाइक अगर यहाँ पे इस जगह पे हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनसी लिख दिया, और इसकी यानी कि रो कॉपर की बात किया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, रो सिल्वर की बात किया आपने, रो एजी की बात किया तो बोला एम अपॉन एन एजी, और दिस इज ई स्क्वायर एन इनटू टाउ। तो ये
टी नॉट और टी नॉट अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो, और अगर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हुआ तो ये टाउ डिफरेंट होने से दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी में फर्क उनके बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है उसके डिफरेंस की वजह से उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग कहते हैं वो किस बात पे कहते हैं, क्या सीखा आपने कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है, कैन वी से दैट कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फिक्स्ड? नो, बिकॉज इट दैट डिपेंड्स अपॉन टाउ ऑल्सो। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is not fixed, is not fixed because it does not depend only on n, but it because it does not depend only upon n, only upon n, सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करता वो, it also depends upon tau, it also depends upon tau, which further depends upon temperature, which further depends अपॉन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है टाउ, वो कैसे डिपेंडेंस है, अगर वो समझ लेंगे तो हम रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस समझ लेंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी dependence of resistivity on temperature. So we know that, like, we know that rho is equal to now m upon n e square tau. This is what we know. Rho is equal to m upon n e square tau, where tau is relaxation time. Since ये अब देखो ये टाइम है ना, this tau is a relaxation time, टाइम की बात कर रहा है, तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो टाउ होता है, दिस इज मीन फ्री पाथ। ये क्या है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और उसके ऊपर ये बार डाल दिया, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। सो ये टाउ हमने आपको जो पहली बार समझाया था वो होता क्या भाई, कि भाई एक कोलिजन हुआ यहाँ पे, फिर जो दूसरा कोलिजन हुआ इसके बीच का जो टाइम हुआ उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इस बीच में जो डिस्टेंस है जहां पे कोई कोलिजन नहीं हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, लाइक ध्यान से समझना है आपको, राइट। सपोज कर लो यहाँ पे कोलिजन हुआ, उसके बाद यहाँ कोलिजन हुआ, यानी कि इतने डिस्टेंस तक कोलिजन नहीं हुआ, उसको हमने कहा लैम्डा 1। फिर यहाँ कोलिजन हुआ, फिर इस यहाँ कोलिजन हुआ, इसके बीच में जो फ्री डिस्टेंस है उसको कह दिया लैम्डा 2। यहाँ कोलिजन हुआ और यहाँ कोलिजन हुआ, इसके बीच के फ्री डिस्टेंस को हमने कह दिया लैम्डा 3। इसको हम लोग लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इनको हम लोग एक टर्म देते हैं, इसका नाम रखते हैं फ्री पाथ। Why do we call it free path? क्योंकि इसमें कोलिजन नहीं हुआ, इसलिए free from collision, therefore this is called free path. This is called free path. तो अगर यहाँ पे और फिर इसमें जो रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या था, टाउ 1 था। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ 2 है, यहाँ का रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाउ 3। तो आप एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, तीनों को सम करके डिवाइडेड बाई 3 करेंगे ना भाई। सो दैट विल बी द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो होता है मेन फ्री पाथ। मेन फ्री पाथ मतलब लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, जितने भी फ्री पाथ मिले सबको सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ। और यहाँ पे हम लोग रूट आर एम एस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। सो नाउ द पॉइंट इज कि बड़ी सिंपल सी बात ये कही जा रही है, एंड वी नो दैट VRMS गैसेस तो आप पढ़े हैं ना। यहाँ पे एक परसेप्शन है कि जो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन हो रही है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही रखा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से तो आपने जो समझना था वो समझ लिया। अब एक दूसरे परसेप्शन की बात कही जा रही है यहाँ पे कि हियर वी कैन ट्रीट दिस इलेक्ट्रॉन्स एज अ फ्री आयंस। जैसे गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल टेम्परेचर पे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा और वहाँ पे VRMS के बारे में पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा हुआ, एंड दैट इज 3RT अपॉन 10। ये रिजल्ट आपने पढ़ा है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने पढ़ी है, इसी को हम 3kT/m भी लिखते हैं। दैट इज 3kT अपॉन दैट स्मॉल, एक ऐसे रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है। सो समबडी सजेस्टेड कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन हो रहा है इसमें, दैट इज फाइन। वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम हमने निकाली है, τ1 τ2 τ3, मीन फ्री पाथ निकाल लिया। तो somebody said that कि we can also treat these electrons like a gaseous molecule, और इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी, जैसे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो, इनकी जो वेलोसिटी है दैट, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू charge, that is force divided by mass, that acceleration into tau, उसे drift velocity निकाल। that is one perception here. Now here we are talking about some another perception. We are saying that we can also treat motion of these electrons within conductor as motion of a molecule within a gas. और उस केस में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जब वो टकराता है तो वहां पे भी रिलैक्सेशन टाइम की भी बात कर सकते हैं और वहां पे भी मीन फ्री की पाथ की भी बात कर सकते हैं। तो उस केस में जो जो गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की भी हम बात कर सकते हैं। सो दिस VRMS इज जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वी आर सेइंग 3kT अपॉन दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ, ये ME पढ़ना है बच्चा, और अगर आपको ये E सफिक्स में है, व्हाट आई मीन टू से, दिस E इज इन सफिक्स ऑफ दिस मास, राइट? आई विल राइट लाइक दिस। सो 3kT ME, दिस इज 1। ठीक है जी। सो नाउ द आइडिया इज कि ये 3 की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो इसका मतलब कि जो टाउ है, जो एवरेज रिलेक्शन टाइम है, वो फ्री पाथ पे भी डिपेंड करता है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जो ये VRMS की बात हो रही है, तो आप देख रहे हैं ये VRMS क्या होगा, टी पे डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज VRMS इंक्रीज, ये इंक्रीज कर जाएगा, और ये इंक्रीज करने से टाउ क्या होगा, दिस इंप्लाइज टाउ डिक्रीजेस, टाउ डिक्रीज। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कराया है तो टाउ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और टाउ कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो टाउ डिक्रीजेस, दिस इंप्लाइज रो इंक्रीजेस, रो इंक्रीजेस। दिस यू आर स्टडिंग फॉर मेटल्स, राइट? सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात हो रही है, मेटल upon temperature, right? So when temperature increases, VRMS increases, tau decreases, and rho increases. So finally, resistivity किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे VRMS बढ़ेगा, टाउ डिक्रीज हो जाएगा, टाउ डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ, like from here what we notice that when temperature increases, resistivity increases and R increases. तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी और R भी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। अब यहाँ पे एक बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो कंफर्म हो गया कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब आप जरा मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें। मैथमेटिकल
मैथमेटिकल इक्वेशन की बात। सो वी से दैट रो टी is equal to rho t naught 1 plus alpha t minus t naught, and we write like this mathematical equation. ये experimentals, like from experiments हम लोगों ने ये रिजल्ट लिखा है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कि टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी होगा वो यहाँ पे टी नॉट क्या हो सकता, व्हाट इज दिस टी नॉट? रेफरेंस टेम्परेचर यानी कि हमने एक टेम्परेचर जिसको रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस टेम्परेचर, एंड टी लाइक एनी टेम्परेचर, आपने कोई भी टेम्परेचर लिया। ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये टी है, दिस टी मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन टी नॉट। ये कहानी की बात पे ये यानी कि लिमिटेशन है इसका लिमिटेशन ये है, ये लिमिटेशन है। मतलब ये फॉर्मूला ये तब तक वैलिड है जब ये टी नॉट से बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। सो टी मस्ट नॉट बी लाइक मच ग्रेटर देन टी नॉट, यानी कि टी नॉट से थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा छोटा हो, यानी कि टी माइनस टी नॉट की जो वैल्यू है, टी माइनस टी नॉट, दिस वैल्यू यानी कि टी माइनस टी नॉट का जो मॉड है, दिस शुड नॉट बी लार्ज, ये कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन से हम स्टडी कर रहे हैं तो ये तभी तक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लिया, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो भाई 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब ये 25 टेम्परेचर करके और 600 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के आप, और 700 डिग्री सेल्सियस पे जाके आप करें, तो फिर ये फॉर्मूला आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। सो दैट्स व्हाट द point is कि rho t is equal to rho t naught 1 plus alpha t minus t naught, वो t रेफरेंस टेम्परेचर, t एनी टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर के बारे में मैंने ये बताते समय ये सारी बातें आपको बता दी। एंड व्हाट इज दिस अल्फा? अब अगर आप यहीं से देखें तो आप इसको खोलेंगे तो रो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, रो नॉट, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, एंड दिस इज रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। नाउ रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट, एंड दिस इज अंडर ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट, दैट इज इक्वल टू अल्फा। इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है जी, इसका यूनिट क्या आएगा? सो यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये अल्फा का यूनिट, चूंकि ये रेजिस्टिविटी का यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो ये पर डिग्री सेल्सियस कह लो, पर केल्विन कह लो। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। नाउ जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। नाउ लुक एट दिस हियर। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अक्सर लाइक समथिंग अब क्वेश्चन लाइक टेम्परेचर ऑफ अ मेटल एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 into 10 to the power minus 8 ohm meter, and its alpha is this much, 0.0065 डिग्री सेल्सियस माइनस 1। फाइंड रेजिस्टिविटी एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला है आपके पास आर लाइक रो टी इज इक्वल टू रो टी नॉट, and that is 1 plus alpha, and this you can write like t minus t naught, something like this. तो यहाँ पे टी नॉट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि हम इसको रो नॉट कह देते हैं और इसको रो टी कह देते हैं। और अब ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे लिख दिया टी माइनस 0 समथिंग लाइक दिस, यानी कि अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया, समथिंग लाइक दिस, 1 प्लस अल्फा टी आ गया। सो अब आपको रो टी निकालना है, यानी कि दिस रो 50 निकालना है। सो रो 50 इज इक्वल टू रो नॉट इज 10 into 10 का पावर माइनस 8, and this is 1 plus alpha is 0.0065, and this is 50, something like this. अब क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि 10 into 10 का पावर माइनस 8 कर दिया, एंड दिस इज 1 प्लस, ये क्या करोगे अब, इसको एक काम कर दो 0.0065 और इसको 100/2 कर दो। तो अब आपके पास रिजल्ट क्या है, 10 into 10 का पावर माइनस 8, एंड दिस इज 1
100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाता है 0.65 1 प्लस 0.65 बाई 2 समथिंग लाइक दिस। तो अब आपके पास रिजल्ट हुआ 10 इंटू 10 का पावर -8 और इनको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 0.325 यानी कि ये 10 इंटू 1.325 इंटू 10 का पावर -8 तो ये सॉल्व होकर के क्या है ये 13.25 इंटू 10 का पावर -8। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको देखें यहाँ पे जिस तरीके से आपके पास डाटा दे रखा है सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट यानी कि आपका आप देखिए कि जो रो टी की वैल्यू होगी रो 50 की वैल्यू होगी वो चेंज हो गई तो दिस रो 50 कैन बी रिटन एज 13.2 इंटू 10 का पावर -8 राइट। ये आपका रेजिस्टिविटी आ गया कितने डिग्री पे 50 डिग्री सेल्सियस पे इतना ओम मीटर हो गया। सो यू कैन सी दैट रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल चेंज यहाँ पे जो अब मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा यहाँ पे आपको मैंने ये बताया कि ये हमने किसके लिए पढ़ा राइट this like depends upon resistivity dependence of resistivity of metal upon temperature ये आपने रिजल्ट पढ़ लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये सब कुछ होता है यानी कि रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ आपने यहाँ पे पढ़ लिया। व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर के अलावा कुछ ऐसे इंसुलेटर्स की भी बात कर लेते हैं मतलब मैंने आपको इंसुलेटर कहा होगा आपके कान में थोड़ा बज गया होगा कि यार ये इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ इंसुलेटर। सो यू नो ग्लास क्वार्ट्ज प्योर वाटर इन सबके थ्रू इन सबकी रेजिस्टिविटी होती है दैट रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी हाई बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अभी आपने देखा ना ये 10 का पावर -18 लिखा 10 का पावर सॉरी 10 इंटू 10 का पावर -8 ओम पर मीटर यानी कि मेटल के केस में रेजिस्टिविटी कितना कम है यानी कि एक एल एक रॉड ले लोगे 1 मीटर का एक पर्टिकुलर एरिया लोगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम आएगा तो करंट उसमें बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर वाटर रबर समथिंग तो उन सब की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 का पावर 10 10 का पावर 14 10 का पावर 8 समथिंग समथिंग वेरी बिग तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। रेजिस्टिविटी बहुत बड़ा हो जाने की वजह से करंट जो पास होता है वो इतना मतलब 10 का पावर -12 -13 -8 इतना कम ऑर्डर का करंट पास होगा कि हमें पता ही नहीं चलता। बट दिस डज नॉट मीन दैट कि उनकी रेजिस्टिविटी नहीं होती है उनकी भी रेजिस्टिविटी होती है। तो इंसुलेटर के केस की भी बात कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर के केस में भी हम बात कर रहे हैं। सो नाउ हियर इफ यू लुक एट दिस सी दिस डाटा और इसको लेकर के चलते हैं। सो या सो रो इज इक्वल टू हमारे पास आया है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ ये हमारे पास है। तो मेटल के लिए तो हमने देख लिया कि भैया रेजिस्टिविटी जो है टाउ अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा टाउ घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो क्या लीनियर डिपेंडेंस होता है क्या सर कि जैसे जैसे मतलब रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी तो डज दैट रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ता है तो आंसर इज नो। अगर मेटल का स्टडी करोगे तो आप वो इन केस ऑफ मेटल मेटल के केस में इन केस ऑफ मेटल वी ऑल नो दैट कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई टाउ घटेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट इंक्रीजेस ये मेटल के केस में हुआ। दिस इज फॉर मेटल। अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करो इफ यू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स की बात तो वहां क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा टाउ घटेगा और टाउ घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ना चाहिए। बट वहां उस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग तो वहां पे एन बढ़ जाता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर semiconductor when temperature increases when temperature increases so tau decreases but n also increases तो टेम्परेचर इंक्रीज बट एन इंक्रीजेस तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं उसमें टेम्परेचर यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में
जो करंट पास करने वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस केस में वो जो मोबाइल चार्ज कैरियर हैं वो बढ़ जाते हैं. So in case of semiconductor, when temperature increases, tau decreases but n increases. तो टाउ को डिक्रीज होने को बनता है, टाउ डिक्रीज होता है, बट उससे रेजिस्टिविटी बढ़ता नहीं है, क्योंकि टाउ जितना डिक्रीज होता है उससे कहीं ज्यादा ही टाइम्स क्या हो जाता है, एन बढ़ जाता है. तो एन बढ़ जाने की वजह से, यानी कि ये टोटल जो नीचे का डिनोमिनेटर है टेम्परेचर बढ़ने से, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. सो एज अ बट एन इंक्रीजेस एज अ होल दिस एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो है वो डिक्रीज, वो वैल्यू बढ़ जाती है, और जिसके वजह से दिस इंप्लाइज कि रो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है. तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ भले डिक्रीज हो जाए बट एन बढ़ जाएगा. एज अ होल दिस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर टाउ रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो ये जो आपको दिखा रखा है, ये सेमीकंडक्टर के लिए, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इस पे आपने लिया, इस पे रेजिस्टिविटी लिया, तो कम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, घटने लगता है. तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं. So this is for semiconductor. Similarly, in case of similarly in case of insulator, that's what we are trying to talk about. Similarly, in case of insulator, ये alloys के बारे में दिया हुआ है. This is for alloys. कि अगर आप कुछ ऐसे alloys बनाए गए हैं जिसमें नाइक्रोम है, या मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन की बात करेंगे, ध्यान रखना, मैंगनीन 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 एंड कॉन्स्टेंटिन, राइट. पोटेंशियोमीटर वायर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें इसका यूज किया जाता है. ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हम लोगों ने बनाया है, जैसे नाइक्रोम नाइक्रोम ये कुछ ऐसे हम लोगों ने मटेरियल बनाए हैं, एलॉयज बनाए हैं, जिन मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ता है, बट कुछ इस तरीके से नहीं बढ़ता जैसे मेटल के केस में थोड़ा शार्पली बढ़ रहा है. ये बहुत धीरे 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 धीरे, यानी कि इसका टेम्परेचर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे बहुत नाम मात्र का बढ़ता है, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता है. तो ऐसे मटेरियल का जिसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे बड़ा फीबली डिपेंडेंट होएगा, उन्हीं मटेरियल्स को हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं. यू गॉट इट नाउ. तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसका खास ख्याल रखना. तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस से रिलेटेड जो मसला था आपको मैंने पूरा समझा दिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग वेरी, और ये भी मैंने आपको सेमीकंडक्टर वाला जो मसला था, सेमीकंडक्टर के केस में जो ये डिपेंडेंस है, ये बात भी आपको समझा दी गई है. तो इन ग्राफ को याद भी रखना पड़ेगा, ये भी एलॉयज के लिए है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया. नाउ वी वुड स्टडी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. विल टॉक अबाउट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. तो अब यहाँ पे हम जरा बात करते हैं limitations of Ohm's law. So there are two set of scientists over here. कुछ लोग कहते हैं कि ओम्स लॉ हर जगह अप्लीकेबल है, कुछ लोग कहते हैं ओम्स लॉ हर जगह अप्लीकेबल नहीं है. सो देयर आर टू काइंड ऑफ ओपिनियन. तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो इस बात को फॉलो करती है कि ओम्स लॉ हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, और कुछ लोगों के हिसाब से ओम्स लॉ हर जगह अप्लीकेबल है. वो ओम्स लॉ को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. सो मैक्सिमम पीपल अंडरस्टैंड दैट ओम्स लॉ मेटल्स के केस में अप्लीकेबल है, बट देयर आर सिचुएशंस लाइक सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें तो वहां पे ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है. तो ओम्स लॉ में आपने क्या देखा था, आपने सबसे बेसिक बात ये याद करो, आपने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होगा दैट शुड रिमेन कांस्टेंट इफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट. आर यू गेटिंग इट? तो नाउ द आइडिया इज दैट कि अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके बनाया जाए, इफ वी मेक सम ग्राफ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, और नाउ वी से दैट कि ये ग्राफ हमें कुछ मिला जी, कि अगर आपने वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे वोल्टेज ले लिया ना, यूसी ओम्स लॉ को पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको कि अगर आपने यहाँ पे कहाँ पे आप वोल्टेज ले रहे हैं और कहाँ पे करंट, ओम्स लॉ का ग्राफ पढ़ते समय इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किधर वोल्टेज ले रहे हैं और किधर करंट ले रहे हैं.
अगर आपने वोल्टेज इस लाइन पे लिया और करंट इस लाइन पे लिया, तो यू आर सेइंग कि इस वोल्टेज पे इतना करंट है, इस वोल्टेज पे इतना करंट है, तो यू आर सेइंग दैट कि ये अप टू अ सर्टेन रेंज वोल्टेज और करंट, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है। तो जो लोग कहते हैं कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और जीरो वोल्टेज पे जो जीरो करंट को रिप्रेजेंट करता है और वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ा है करंट बढ़ने लगता है, जब ऐसा ग्राफ हमें मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। So this is like if vi plot is a straight line, this implies Ohm's law is being obeyed. Ohm's law is being obeyed. Right. Such circuits are known as ohmic circuit. इसको हम लोग ohmic circuit कहते हैं. We call it ohmic circuit. यानी कि जो Ohm's law को फॉलो कर रहा है. मेटल्स के केस में ये होता है. Now अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ये तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या होता है। तो अगर आप अच्छा, यहाँ पे ये देखा कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और अगर यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लो, यानी कि ये थीटा निकालो, तो टेन थीटा जो निकालोगे तो ये क्या आएगा, दिस इज डेल्टा वी, डेल्टा आई, और ये क्या आएगा डेल्टा, ये दिस इज डेल्टा आई एंड दिस इज डेल्टा वी। तो डेल्टा आई यानी कि ये 1 बाय रेजिस्टेंस निकल के आएगा, 1 बाय रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू जो निकालोगे वो क्या निकलेगा, आर निकलेगा। तो अगर आपने वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रखा है और आपसे पूछा गया कि रेजिस्टेंस बराबर, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो आप अगर ये थीटा निकाल करके आप टेन थीटा को रेजिस्टेंस कह रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये वाला थीटा अगर मालूम है, अगर ये अल्फा मालूम है, और अगर आप यहां से निकालो तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यानी कि cot theta is equal to r, or you can write tan alpha is equal to r. Yes, tan alpha is equal to r. So मैंने ये समझा दिया कि अगर इधर से दे रखा करंट और वोल्टेज और ये एंगल दे रखा है, तब तो इस लाइन का स्लोप जो निकालोगे तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अगर इधर से एंगल दे रखा है तो ये लाइन का जो स्लोप निकलेगा वो कंडक्टेंस निकलेगा, राइट, और वो कंडक्टेंस निकलेगा, और अगर आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो जाके रेजिस्टेंस निकलेगा। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। इसलिए मैंने बोला कि वोल्टेज किधर है, करंट किधर है, इस बात पे गौर रखना होगा, तब जाकर के आप बता पाओगे कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो है वो रेजिस्टेंस देगा या नहीं देगा, कंडक्टेंस देगा, डिपेंडिंग की थीटा किधर से दे रखा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ ऐसे सिचुएशंस मिलेंगी जहां पे लेट्स टॉक अबाउट सम ग्राफ लाइक दिस। सेमीकंडक्टर की बात करें अगर हम, सेमीकंडक्टर के केस में सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम जाएं, सो देयर वी विल फाइंड दैट कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ता है, बट कुछ हद तक, यानी कि कुछ लेवल तक तो वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो उसमें करंट मिलता नहीं है, और उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ता है, और उसके बाद अगर वोल्टेज बढ़ाते हो, यानी कि इस लेवल से, इसको हम लोग वी के कहते हैं, नहीं वोल्टेज कहते हैं, पढ़ेंगे हम वहां पे, इसके बाद अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बहुत रैपिडली बढ़ता है। सो व्हाट डू यू सी हियर, इस केस में आप ये देख रहे हैं कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट स्ट्रेट लाइन की तरीके से नहीं बढ़ता, यानी कि वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं, यानी कि ये तब उस केस में क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे, यानी कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें किसी, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट हियर, यू ड्रॉ टेंजेंट हियर, और इफ यू ड्रॉ टेंजेंट हियर, तो दोनों जगह उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, अलग अलग आएगा। इसका मतलब दोनों जगह पे जो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी, कॉट थीटा यहाँ पे और कॉट थीटा यहाँ पे निकालोगे, तो ये दोनों जगह पे रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग आएगा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम लोगों ने बोल दिया नॉन ओमिक सर्किट बोल दिया, यानी कि यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया इज। नाउ एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको यहाँ पे देखने पे अचंभा होगा कि कंडक्टर के केस में क्या होता है। कंडक्टर के केस में होता है कि अगर आप सपोज अगर एक कंडक्टर ये रेजिस्टेंस लिया और आपने इसको किसी वोल्टेज से ऐसे सप्लाई किया,
5 वोल्ट रखा, करंट ऐसे जा रहा है। नाउ सडनली अगर उसी रेजिस्टेंस को और इसका टर्मिनल बदल दो, यानी कि इधर माइनस कर दो इधर प्लस कर दो, यानी कि तो करंट उल्टा पास होने लगता है कि नहीं होने लगता, सेम अमाउंट का करंट पास होगा। दिस हैपेंस इन केस ऑफ व्हाट, कंडक्टर। नाउ हियर इफ यू लुक एट दिस, इस डायोड के टर्मिनल्स के क्रॉस अगर आप वोल्टेज इस डायरेक्शन में जो बढ़ा रहे हो, लेट सपोज आपने कोई एक वैल्यू रखी है, लेट सपोज इतनी वोल्टेज, इतना वोल्टेज रखा आपने और इस वोल्टेज पे इतना करंट मिल रहा है, तो अगर आपने वोल्टेज की पोलैरिटी जैसे यहाँ बदल दी, अगर इधर बदल दोगे तो पता चलेगा कि करंट वहां पे उतना नहीं मिलेगा, करंट की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो इसका मतलब कुल ये बताने की केस ये बताना चाहते हैं हम लोग कि इन केस ऑफ नॉन ओमिक सर्किट, इन केस ऑफ नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, राइट, क्या देखा आपने कि वहां पे वी आई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, यानी कि हर जगह ओम्स लॉ ओबे नहीं हो पा रहा है, नॉट स्ट्रेट लाइन मतलब ओम्स लॉ नॉट ओबेड, यानी कि आर आर इज नॉट कांस्टेंट, आर इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि ओम्स लॉ नॉट ओबेड, ओम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ नॉट ओबेड, नॉट ओबेड, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। ठीक है जी। सो वी आई ग्राफ इज नॉट a स्ट्रेट लाइन। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो हम लोग ये देखते थे कि पोलैरिटी चेंज करने पे हमें करंट क्या मिलना चाहिए, उतनी वैल्यू की पोलैरिटी अगर हमने रिवर्स कर दिया, पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दिया और सेम वोल्टेज रखा, तो हमें उतना ही करंट मिलना चाहिए जितना पहले मिल रहा था, यहाँ पे वैसा नहीं हो पाता। सो दिस इज द रीजन, लाइक यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा। ये बात आपको समझ में है कि मेटल के केस में तो ठीक है, बट यहाँ पे डायोड जैसी कोई चीज मिले जहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा। नाउ ये परसेप्शन तो आपको समझ में आया। एक और सिचुएशन देखिए, मेटल के केस में आपको मालूम है कि अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट मिलता है आपको ना, अलग अलग वोल्टेज रख लिया, एक एक फिक्स लेंथ का आपने मेटल ले लिया, एक उसका एक फिक्स रेजिस्टेंस हो गया और उसके फिजिकल डिस्टेंस, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तो वोल्टेज आप बढ़ते जाइए, करंट अलग अलग मिलता जाएगा। तो ये एक अजीब सी बात देखिए, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनिक यूज किया गया। इस केस में आप ये पाएंगे कि अगर आप अलग अलग वोल्टेज, यानी कि लेट्स टॉक अबाउट दिस वोल्टेज, यानी इस वोल्टेज पे भी जो करंट मिला और इस वोल्टेज पे भी जो करंट मिला, दोनों जगह पे वोल्टेज की, यानी कि यहाँ वोल्टेज V1 और यहाँ वोल्टेज V2, तो देखो दो अलग अलग वोल्टेज ले लिया आपने, बट करंट दोनों केस में क्या मिल रहा है, सेम। मेटल के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा ना यहाँ पे। सो तीन वजह बताया गया, पहली बात ये 1 2, तीसरी बात की चेंज इन पोलैरिटी, if change in polarity, if ऐसे लिखते हैं, if polarity reverses, if polarity is reversed, if polarity is reversed, keeping same voltage, keeping same voltage, same current is not obtained, same current in reverse direction, in reverse direction is not obtained, is not obtained। तो जहां पे ये वजह हो सकती है, हो जाए, तो वो भी वो नॉनोमिक सर्किट हो गया। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये बताया। और आपने एक चीज और देख लिया यहाँ पे, लाइक सेम वैल्यू ऑफ करंट एट डिफरेंट वोल्टेज, सेम वैल्यू ऑफ करंट भी अगर मिल रहा हो एट डिफरेंट वोल्टेज, एट डिफरेंट वोल्टेज, तो भाई तब भी, यानी कि गैलियम आर्सेनिक के केस में जैसा होता है, तो ये सब के सब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। यानी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, ये कहानी हो रही हो, तो भैया ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, इन जगहों पे ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। अब मेरा परसेप्शन कुछ और है यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि ओम्स ने ये बात कही थी कि अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट को चेंज ना किया जाए, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो भाई वो मेटल के केस की बात की गई थी, इट हैज नॉट बीन सेड फॉर एनी मटेरियल, इट हैज नॉट बीन सेड फॉर एनी मटेरियल, वन पॉइंट। दूसरी बात की ओम्स लॉ का एडवांटेज ये है कि V अपॉन I से हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। तो आप अगर यहाँ पे भी अगर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, लाइक यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सपोज कर लो ये θ1 θ2 है और यहाँ पे ये θ1 है, तो अगर यहाँ पे cot θ2 आप पढ़ते हो, तो ये इस जगह का क्या मिल रहा है,
आर डायनेमिक मिल रहा है, यानी कि यहाँ का आर डायनेमिक इस जगह का रेजिस्टेंस मिल रहा है, cot थीटा 1 वो इस जगह का रेजिस्टेंस दे रहा है। तो आखिर वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस होता है, दैट सजेशन वाज गिवन बाय ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन करंट इज रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस कहीं पे बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है और कहीं पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। कोई पूछे आपसे ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या इस केस में V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे? यानी कि यहाँ का आप निकालने जा रहे हो तो आप क्या करो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई एंड वहां से R डायनेमिक निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? तो ये फॉर्मूला जो आप लगा रहे हो, ये ओम्स लॉ ही तो आप लगा रहे हो यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो भाई ओम्स लॉ को ये कहना है कि ये उसकी लिमिटेशन है, ये बात ठीक नहीं है। अगर ओम्स लॉ आप ये फॉर्मूला समझते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड ओम्स लॉ मीन्स दिस फॉर्मूला, तब तो ये हर जगह अप्लीकेबल है। कहीं पे वो V डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई हर जगह, आई मीन मेटल के केस में हर जगह वो कांस्टेंट आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है ये ओमिक सर्किट हो गया, ओम्स लॉ ओबे हो गया। यहाँ पे कहते हैं कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वहाँ पे। आप इसको कह देते हो कि ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, तो जब ये कह रहे हो कि ओम्स लॉ नहीं ओबे हो रहा है, तो कोई बच्चा ये कहते कि फिर रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो बहुत बेकार बात हो जाएगी। यस, सो एनीवे, in your NCERT, Ohm's law is not obeyed। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के नाम पे आपको यही समझना है कि अगर VI प्लॉट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो तब तक ओम्स लॉ ओबे हो रहा है। VI प्लॉट अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। और नॉन ओमिक सर्किट में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, आर कांस्टेंट नहीं होता, पोलैरिटी रिवर्स करने पे और सेम वोल्टेज रखने पे करंट रिवर्स डायरेक्शन में उतनी नहीं मिलती। और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग वोल्टेज पे भी हमें सेम करंट मिलने लगे एक ही मटेरियल के अक्रॉस। तो भाई दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ इतनी बात आप समझ गए, I will take you to another and the last part of this lecture today, and that is called mobility. This is mobility. क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर और डायोड के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, यहाँ पे डायोड की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो आपको मोबाइलिटी यहीं पे पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी। सो मोबाइलिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज म्यू, म्यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला साइन है वो यूज करते हैं। This is defined as ratio of, this is defined as defined as defined as drift velocity, drift velocity per unit of per unit electric field, per unit applied electric per unit applied electric. This is defined as drift velocity per unit applied electric field, यानी कि this mu is equal to जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कर दोगे, तो इससे जो निकल के आता है इसको हम लोग मोबाइलिटी कहते हैं। जरूर ना, तो क्यों पढ़ाया जाता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों पढ़ाया जाता है। तो सी, आपने नोटिस किया कि कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर बात करो तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एंड होल्स मिलेंगे। गैसेस की बात करो, किसी गैस में किसी गैसियस के थ्रू हम लोग जो करंट पास करते हैं, तो वहां पे क्या होता है भाई, पॉजिटिव आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो और अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर दो तो वहां पे पॉजिटिव आयन भी होगा और नेगेटिव आयन भी होगा, दोनों मिलकर के करंट बनाएंगे। यू आर गेटिंग इट नाउ? तो नाउ इन दैट सिचुएशन लेट्स टॉक अबाउट, ये कंटेनर ले लिया और इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट रख दिया है, यहाँ एनोड कैथोड हमने बना दिया और इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें पॉजिटिव आयन भी है नेगेटिव आयन भी है। तो आपने यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे कनेक्ट करके ऐसे बोल दिया कि यहाँ से ऐसे चार्ज आया, लेकिन यहाँ भी तो पास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या एक ही तरीके का मोशन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आयन इधर जा रहा होगा, नेगेटिव आयन इधर जा रहा होगा, तो दोनों ट्रेवल करके करंट बनाते होंगे यहाँ पे। सो इन दैट सिचुएशन हमें पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी, दोनों का हम, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक खास केस में अप्लाई हो रहा है, बट जब हम डायोड्स की बात करने लगते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करने लगते हैं, गैसियस आयंस में जो थोड़ी बहुत हमें करंट मिलता है उसकी बात करने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट की बात करने लगते हैं, तो हमें अपने उस स्टडी को थोड़ा और ब्रॉडर बनाना पड़ता है। और उस केस में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम मोबाइलिटी कहते हैं।
मोबाइलिटी करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग आयंस की वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड करके इसकी मोबाइलिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे. दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन दिस इलेक्ट्रिक. तो इसका यूनिट क्या होगा भाई, व्हाट इज इट्स यूनिट? तो दिस इज मीटर पर सेकेंड एंड ये साहब क्या है जी, न्यूटन पर कूलम. तो थोड़ा आगे बढ़ाओ तो आप ये मीटर पर सेकेंड. एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग कि इसको वोल्टेज अपॉन वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं. तो अब ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर और वोल्ट एंड सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज इट्स. सो यूनिट इज मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, यानी कि ये ज्यादा कामयाब यूनिट मानते हैं लोग. ये एमकेएस यूनिट हुआ. दिस इज एमकेएस यूनिट. द अनदर यूनिट, अगर ये एमकेएस यूनिट है दैट्स फाइन, और उसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड में लिखना चाहते हो तो यानी कि ये आया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, ऐसे लिखा जा सकता है. तो ये इसका यूनिट है मोबाइलिटी का. डायमेंशन आप पढ़ ही सकते हैं ना. तो इसके डायमेंशन की बात करें, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज LT-1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स. याद होगा आपको, QE इज फोर्स, यू रिमेंबर, दैट्स करेक्ट और नॉट? तो अब आपको E चाहिए, यानी कि यू आर सेइंग दैट फोर्स अपॉन Q. सो दिस इज न्यूटन पर कूलम. सो दिस इज न्यूटन के लिए MLT-2 और कूलम के लिए, कूलम कहाँ गया ऊपर, 80. तो अब ये क्या बन जाएगा आपके लिए, दिस इज LT माइनस, और ये देखो ये 1 दैट इज 0 और दिस इज A और नीचे कौन आ गया, MLT-2. सो फाइनली दिस विल बिकम M-1. L तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, और T का पावर +2 और A something like this. So finally this will be M-1 L0 T +2 A. This is its dimension. So what we have done is, इस तरीके से हम लोगों ने मोबाइलिटी भी पढ़ लिया, न्यूज समझ में आ गया हमें, और हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जितना कुछ, आई मीन इस लेक्चर के अंदर हमें जितना कुछ कवर करना था, we have covered everything. Lot of new information was there for you and I hope you have like everything we have covered. तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. Right, keep watching, keep promoting, keep sharing. Thank you very much. Bye bye.